हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक सेट नंबर 85 को देख लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 86 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज को नहीं देखा है, उसे देख लीजिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह होता क्या है दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए। तो जोवियन ग्रह जो है वो ऐसे ग्रह होते हैं जो गैसों से बने होते हैं और यह सूर्य से बहुत दूरी पर परिक्रमा करते हैं। इसको पहचानने का और भी तरीका है। इसके कई चंद्रमाएं होती हैं और इसके आसपास छल्ले बने होते हैं। इसमें कोई भी ठोस सतह नहीं होता। इसका घनत्व जो है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जोवियन ग्रह की पहचान करवाती हैं। दोस्तों मेन जोवियन ग्रह जो है वो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह जोवियन ग्रह के एग्जाम्पल हैं। मेनली आप कह सकते हैं कि जो बाहरी ग्रह है, हमारे सौरमंडल का जो बाहरी चारों ग्रह है वो चारों जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो मंगल जो है वो जोवियन ग्रह का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून ये चारों जोवियन ग्रह है। दोस्तों जोवियन ग्रह को और भी किस नाम से जानते हैं अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, दिग्गज करके कहते हैं जोवियन ग्रह को। जोवियन नाम रोम देवता के नाम से आया हुआ बृहस्पति से लिया गया है। तो जोवियन ग्रह के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। तो इस सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। इससे कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो दोस्तों बिग बैंग की जो घटना है वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था? तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतेरे के द्वारा दिया गया था। और इसकी पुष्टि अगर पूछे किसके द्वारा की गई थी तो इसकी पुष्टि डॉपलर प्रभाव के द्वारा की गई थी। ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? तो इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों लेमेंतेरे ने कहे थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक कण से के टूटने से हुई है जो कि अभी भी गतिशील है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों कोयला जो है एक प्रकार का अवसादी सेल से निर्मित जो है एग्जाम्पल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवसादी सेल। दोस्तों कोयला का निर्माण होता कैसे है? तो प्राचीन पेड़ पौधे एवं मलबे या फिर मवेशियों के जो मलबे होते हैं उसके जीवाश्म बनते बनते जो है वो कोयला का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुपात प्रतिशत है? तो हमारे वायुमंडल में हीलियम गैस कितना पाया जाता है? दोस्तों हमारे वायुमंडल में हीलियम गैस 0.0005% पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है जो कि 76% के आसपास होता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है जो 21% के आसपास होता है। फिर ऑर्गन होता है और उसके बाद फिर और भी सारी गैसें होती हैं। अगला प्रश्न है, सारगेसो सागर किस महासागर का भाग है? दोस्तों सारगेसो सागर जो है वो अटलांटिक महासागर का भाग है। किसका है? अटलांटिक महासागर का। सारगेसो सागर होता क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो 4 धाराओं से घिरा हुआ हो और महासागरीय चक्र बनाता हो। ऐसे क्षेत्र के पास बहुत सारे घास के जैसे कुछ चीजें उगी रहती है जिसको सारगेसो सागर कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ धारा से घिरा हुआ होता है और एक सागरीय चक्र का निर्माण करता है, ऐसे क्षेत्र को सारगेसो सागर कहते हैं। अगर इसकी स्थिति की बात पूछे आपसे कि सारगेसो सागर कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में पाया जाता है सारगेसो सागर। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, कहाँ पाया जाता है? तो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में सारगेसो सागर पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो इसको आप याद रखिएगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर का भाग है सारगेसो सागर। अगला प्रश्न है,
अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 डिग्री। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो दोस्तों कश्मीर घाटी जो है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित एक घाटी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कश्मीर घाटी किस तरह की घाटी है, तो यह अंतर पर्वतीय घाटी है। किस तरह की घाटी है? अंतर पर्वतीय घाटी है कश्मीर घाटी। अगला प्रश्न है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों पोचमपाद परियोजना, जिसको हम लोग श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, यह गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, और यह उत्तरी तेलंगाना की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में टीन का जो अधिकांश उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में होता है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि टीन का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। टीन के अयस्क को क्या कहते हैं दोस्तों? तो टीन के अयस्क को कैसे राइट करके कहते हैं, याद रखिएगा, इसका अयस्क भी पूछ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो दोस्तों महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे हम लोग अर्ध मगधी करके भी जानते हैं। तो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था, और इन्होंने अपना पहला उपदेश पावापुरी में अपने 11 शिष्यों के सामने दिया था। अपने 11 शिष्यों को दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाली भाषा में कौन दिए थे? तो बुद्ध जो है वो पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदिशा। दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे शुंग वंश के संस्थापक, जिसने मौर्य वंश के अवशेष पर शुंग वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चेदी वंश का संस्थापक महामेधवाहन थे। कौन थे? महामेधवाहन, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग क्षेत्र, जो कि वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र को कहते हैं, वहां पर चेदी वंश की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महामेधवाहन ने चेदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? दोस्तों प्रथम हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जो गुप्त वंश के 7वें शासक थे। दोस्तों हुन ने कब आक्रमण किया था अगर पूछे तो याद रखिएगा, 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में हुन ने आक्रमण किया था, और हुनों को स्कंदगुप्त ने पराजित कर उसे जाने पर विवश कर दिया था। तो हुन जो है वो पराजित हुआ था स्कंदगुप्त के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, और इन्होंने सोमनाथ मंदिर को बहुत ही बुरी तरह से लूट लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों गुजरात के शासक जो थे वो भीमदेव, जिसे हम लोग भीम प्रथम करके भी जानते हैं, उनका शासक था। और यह किस वंश से संबंधित थे? तो ये सोलंकी वंश से संबंधित थे। दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित एक भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1025 ईस्वी में गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया था इस मस्जिद का निर्माण के लिए। दोस्तों यह मस्जिद किसके अवशेष पर स्थित है अगर पूछे तो याद रखिएगा, यह संस्कृत विद्यालय और मंदिर के अवशेष पर निर्मित एक मस्जिद है, जो कि अजमेर में स्थित है। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो खम्स
था क्या, तो दोस्तों यह लूट से मिला हुआ धन को खम्स कहते थे और लूट के धन पर लगाया गया कर को खम्स नामक कर से हम लोग जानते थे, मतलब उस टाइम के लोग जानते थे। तो खम्स में से कर का हिस्सा कौन नहीं लिए थे ये पूछे हैं, तो सिकंदर लोदी ने खम्स नामक कर से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी एक उदार, परिश्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। दोस्तों इन्होंने इनके समय में जो अकाल पड़ा था उसकी वजह से अनाज पर इन्होंने जकात नामक जो कर लगता था उस कर को भी समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों सरहिंद का युद्ध 22 जून कब हुआ था? 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी और सिकंदर शाह सूरी का पराजय हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का अनवर ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों अनवर ए सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद हुसैन इब्न अल-बैज अल-कासिफ करके, इनका पूरा नाम है हुसैन इब्न अल-बैज अल-कासिफ के द्वारा पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। और यह किस नाम से किया गया था ये भी पूछता है, तो अनवर ए सुहेली याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मतलब किसके समकालीन थे हुसैन इब्न अल-बैज? तो यह अकबर के समकालीन रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों निजाम उल मुल्क की उपाधि चिनक्लिंज खान को प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? चिनक्लिंज खान को। इसका वास्तविक नाम पूछे, चिनक्लिंज खान का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका नाम है आसफ जहां प्रथम। ठीक है, क्या है? आसफ जहां प्रथम इनका वास्तविक नाम है। साथ ही दोस्तों जो मुगल बादशाह थे चिनक्लिंज खान को दक्कन का सूबेदार भी नियुक्त किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये इनको निजाम उल मुल्क की उपाधि दी किसने थी अगर पूछे, तो फर्रुखसियार के द्वारा चिनक्लिंज खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में लाया गया था स्थायी बंदोबस्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1793। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सार्वजनिक समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। और कब किया गया था? तो 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे, एच चिपलूनकर और गणेश वासुदेव जोशी इन तीनों के द्वारा मिलकर सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अगर आपको ऑप्शन में एच चिपलूनकर, गणेश वासुदेव जोशी भी रहते तो एक से अधिक इसका सही आंसर होता। जैसा कि आजकल ट्रेंड में चला है स्टेटमेंट वाला करके, तो 3 लोगों ने मिलकर सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा कौन कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे, एच चिपलूनकर एवं गणेश वासुदेव जोशी। याद रखिए, यहीं पे आप लोग याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब स्थापना की थी? तो 1870 ईस्वी में सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये मद्रास की संधि हुई क्यों थी? तो दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी के रिगार्डिंग ये मद्रास की संधि हुई थी और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अब ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? तो 1767 ईस्वी में से लेकर 1769 ईस्वी तक चला था और 1769 ईस्वी में ही मद्रास की संधि हुई थी। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पूछे कि जीता कौन था? तो हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेज की हार हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजीवन समाज पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों नवजीवन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने नवजीवन समाचार पत्र की स्थापना कब की थी? तो 1919 ईस्वी में 7 सितंबर 1919 ईस्वी में
महात्मा गांधी ने नवजीवन समाचार पत्र का पहला जो है वो संपादित किया था, और यह किस भाषा में था? तो गुजराती भाषा में था। दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि महात्मा गांधी के और भी जो समाचार पत्र और पत्रिका थे वो कौन कौन से थे। तो इंडियन ओपिनियन जो कि अफ्रीका में निकाला गया इनका एक पत्रिका था, वो था। हरिजन, यंग इंडिया, ये सभी महात्मा गांधी का समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? कागजी और कृत्रिम मुद्रा कैसी मुद्रा है दोस्तों? तो यह विशेष आहरण अधिकार वाली मुद्रा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों कौन कौन शामिल होता है वो पहले आप जान लीजिए। केंद्रीय बजट में पूंजी प्राप्ति के लिए शामिल जो होता है वो होता है विनिवेश, स्वर्ण भंडार, बाजार ऋण, विदेशी मुद्रा, अंतिम बाजार उधारी। ये सारे चीज़ें जो हैं वो केंद्रीय बजट में पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा आता है? विनिवेश, विदेशी मुद्रा और आंतरिक बाजार उधारी, साथ ही स्वर्ण ब्रांड, बाजार ऋण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। जबकि विनिवेश यानी कि निवेश जो है वो केंद्रीय बजट में पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निवेश। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त को सबसे पहले सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो यह जस्टिन के द्वारा कहा गया था, और यह कथन भी जस्टिन के द्वारा ही दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जस्टिन हो जाएगा। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को क्या कहा था दोस्तों? तो प्लूटार्क के द्वारा इसे एंड्रोकोटस कहा गया था। सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा था, एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा था, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। दोस्तों जब भी कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव हमेशा अनुकूल ही होता है। इससे कैसे अनुकूल होता है? तो दोस्तों इसमें निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात जो है वो महंगा हो जाता है। यानी अगर आप कोई चीज़ सामान बाहर से अपने देश में मंगवाते हैं तो निर्यात जो है वो सस्ता यानी वो सस्ता हो जाएगा, और जब आप आयात करेंगे तो वो महंगा हो जाएगा, जिससे निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है और व्यापार संतुलन में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो आज़ादी के बाद जो अब तक जो है दोस्तों भारत रुपये का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। टोटल कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? पहली बार दोस्तों 20 सितंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। दूसरी बार 1966 ईस्वी को हुआ था, 6 जून 1966 ईस्वी को, और तीसरी बार 1 जुलाई 1991 ईस्वी को हुआ था। तो ये 3 वर्ष हैं जो भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 बार अब तक में भारत के रुपए में अवमूल्यन हुआ है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो चलिए देखते हैं। पहला है विशेष आहरण अधिकार, जो कि बिल्कुल इसमें सम्मिलित है। IMF के पास रिजर्व कोष भी है, स्वर्ण भंडार भी है, और विदेशी संपत्ति, ये चारों के चारों जो है वो विदेशी मुद्रा भंडारण के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा कौन कौन शामिल है? तो विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, विदेशी बैंक नोट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी विदेशी मुद्रा भंडारण में सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सबके सब सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील कानपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे स्थापित की गई थी? कानपुर में। और इसका नाम क्या रखा गया था? तो दोस्तों इसका नाम लाल इमली रखा गया था। क्या रखा गया था? लाल इमली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं?
तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। पहला है शक्ति का कठोर पृथक्करण, ये गलत है। कठोर पृथक्करण जो है, ये कठोर वर्ड जो है ये इसको गलत करवा दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है दोहरी कार्य प्रणाली, जो कि बिल्कुल सही है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य संबंध, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसकी और भी क्या विशेषताएं हैं? तो दोस्तों यह सामूहिक जिम्मेदारी लेता है, सरकार के प्रमुख का नेतृत्व करता है, ये सारी चीज़ें संसदीय प्रणाली में आती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? इसमें से कौन सा कथन है जो मूल अधिकार के संबंध में सही है? तो चलिए देखते हैं। ये असीमित नहीं है, तो बिल्कुल मूल अधिकार जो है दोस्तों यह असीमित नहीं है बल्कि यह सीमित है। साथ में यह अस्थाई नहीं है, तो ये अस्थाई नहीं है, इसमें जो है संशोधन करके इसको बदला जा सकता है, तो ये भी सही है। और तीसरा ये वाद योग है, तो बिल्कुल मूल अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में वाद योग्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। वी आर अम्बेडकर, यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? वी आर अम्बेडकर जी का जो यह कथन है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 32 से संबंधित है, जिसमें बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। दोस्तों अनुच्छेद 32 है क्या? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में यह निहित है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, अगर अध्यक्ष वहां उपस्थित नहीं है तो उस केस में लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के सभापति जो हैं इस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की चर्चा की गई है? तो दोस्तों हमारे देश के अटॉर्नी जनरल के बारे में किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 76 के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 76 में ये कहा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति हम राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता, और महान्यायवादी जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सांसद के पास जो है सांसद के पास अनुमोदित करके भारत के संचित निधि से धन निकाल सकते हैं राष्ट्रपति। कौन निकाल सकते हैं? राष्ट्रपति। और यह किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 114 के अनुसार यह कहा गया है कि संचित निधि से धन निकालने के लिए पहले विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा, और यह कहाँ पेश किया जाएगा? तो यह लोकसभा में पेश किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों यह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लोकसभा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव विपक्ष पार्टी से ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लोक लेखा समिति की बात करें तो दोस्तों लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो है वो लोकसभा से होता है और 7 मेंबर राज्यसभा से होता है। दोस्तों लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सदिश राशि नहीं है? तो वो हो जाएगा विद्युत धारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा हो जाएगा, जो कि सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है,
यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दोस्तों अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र यानी सी पर सेंटर पे, मतलब सी पे जब हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान बराबर आकार का बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ होता क्या है, तो दोस्तों एक ऐसा पदार्थ जिस पर मतलब जिस पदार्थ पर बल कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है उसे अनुचुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन, लिथियम, सीजियम, टंगस्टन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारा एग्जाम्पल जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों प्रकाश का तरंग सिद्धांत यह क्रिश्चियन ह्यूजेस के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, हाइजेस करके इसको ऑप्शन में लिख दिया गया। तो आप याद रखिएगा क्रिश्चियन सी ह्यूजेस करके, जो कि 1678 ईस्वी में प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया था। अगर आपसे ये पूछता कि प्रकाश के कण का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा कि प्रकाश के कण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, जबकि तरंग का सिद्धांत हाइजेक के द्वारा दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण जो है यह प्रकाश के किरण को एक बिंदु पर लाकर मिला देता है, जिसकी वजह से खाना पकने में आसानी होता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव जो है वो तांबा, जास्ता और निकेल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग करने का काम कौन करता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया करना ही जो है दोनों को अलग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टारफिश किस संघ का जंतु है। दोस्तों स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा नामक संघ का जंतु है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये स्टारफिश जो है दोस्तों वो सिर्फ समुद्रीय जल में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वार्सियोरकर तथा मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों यह एक कुपोषण नामक बीमारी है। कुपोषण की वजह से क्वार्सियोरकर और मेरास्मस होता है और यह प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है। तो विटामिन B3 जो है दोस्तों वह ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल का पाचन करता है। किसका करता है, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो दोस्तों शरीर के तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, नींद, मनोदशा, ये सारी चीजें को भी कंट्रोल में करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। यानी कि पादप के वृद्धि को रोकने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो वो अब्सिसिक अम्ल जो है वो हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्सिसिक अम्ल। जबकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन नामक जो हार्मोन होता है दोस्तों वो पादप के विकास में मदद करता है। तो ऑक्सिन और साइटोसिन करके भी आप इसको भी याद रखिएगा, यह पादप विकास में मदद करता है, जबकि एब्सिसिक अम्ल पादप वृद्धि को रोकता है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन शरीर के अमाशय में प्रारंभ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमाशय के अंदर पाचन रस पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।